नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। युति। जी हाँ, बहुत से लोग युति को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसको फलित में कैसे यूज़ किया जाए, लेकिन आज मैं फलित भाग आपको यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि युति का एक और नियम होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर भी आप बहुत से फलित कर सकते हैं। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो गणेश जी की सबसे पहले आराधना कर लेते हैं और गणेश जी से मैं आग्रह करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, और शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आज का जो विषय है वो है युति, यानी कंजंक्शन। तो जो लोग कोर्स कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, उनके मन में हमेशा एक यही धारणा रहती है कि युति का मतलब क्या होता है कि एक भाव में जब दो ग्रह बैठ जाएंगे, मान लीजिए किसी कुंडली में शनिदेव और शुक्रदेव हैं, तो आप सीधा से छूटते यही कहते हैं कि शनिदेव शुक्रदेव की तो युति हो रही है, किस राशि में हो रही है, किस भाव में होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है आप फलित करना शुरू कर देते हो, या जो भी आपको इंस्टीट्यूट्स में फलित सिखाया जाता है उसके हिसाब से आप फलित करना जो है आरंभ कर देते हो, प्रारंभ कर देते हो। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे सीमित नहीं है, एक और लेयर है इसमें जो युति को कैसे फलित में आपको इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताती है। तो आइए पहले उस लेयर को जानने से पहले आपको जानना क्या ज़रूरी है, वो है पुष्कर नवांश। जी हाँ, जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं या ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उन सबको मालूम रहेगा कि पुष्कर नवांश क्या होता है। बहुत ही शुभ नवांश माना जाता है। कोई ग्रह अगर आपकी कुंडली में पुष्कर नवांश में आ जाते हैं तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जिन लोगों को कोई टेबल वगैरह याद नहीं करना है तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर में गूगल में जाकर आप जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस इसके नहीं लगते हैं, और वहाँ पे दिया रहता है कि कौन सा ग्रह आपके पुष्कर नवांश में है। तो जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं या चार्ट वगैरह उनसे नहीं बन सकता है तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप इसका चार्ट भी देख रहे होंगे कि पुष्कर नवांश कैसे देखा जाता है, कि कैसे पुष्कर नवांश और फिर दो ग्रहों की जब युति होती है तो आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। पुष्कर नवांश में जो ग्रह रहता है ज़्यादातर वो आपके जीवन में आपको शुभ प्रभाव दिखाता है दोस्तों। तो उदाहरण कुंडली जैसे मैंने आपको बताया था, हम श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली यहाँ डिस्कशन पर्पस के लिए ले रहे हैं, अपनी टेक्निक को लगाने के लिए। तो इनके बृहस्पति देव पुष्कर नवांश में है। जिन लोगों को नहीं पता है तो उस स्क्रीन पे स्लाइड देख सकते हैं, वहाँ पे क्लियर रूप से मेंशन है बृहस्पति और शुक्रदेव पुष्कर नवांश में है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में, और दोनों में राशि परिवर्तन भी है। इसका भी एक फलित होता है नाड़ी में। ये जब कभी और क्लासेस या और वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें आपको विस्तार में बनाऊंगा। तो अभी जो हमारा टॉपिक है पुष्कर नवांश। बृहस्पति नवांश में आप देखेंगे तो वर्गोत्तम है, यानी पुष्कर नवांश में तो है ही लेकिन वर्गोत्तम भी है। बहुत ज़्यादा यहाँ शुभ हो गए हैं और वक्री भी हैं, इनमें और शुभता बढ़ जाती है। वर्गोत्तम नवांश जब होता है जब कोई ग्रह कुंडली में भी अगर एक राशि में है लेकिन नवांश में भी उसी राशि में होते हैं तो इसको वर्गोत्तम नवांश कहा जाता है। तो यहाँ भाग्यवश पुष्कर नवांश में भी हैं और वर्गोत्तम नवांश में भी हैं, अति शुभ रिजल्ट देंगे। तो अब इसकी युति आपको कैसे देखनी है, तो पहला नियम यहाँ पे क्या है, जब भी किसी की भी कुंडली में कोई ग्रह पुष्कर नवांश में होगा और जो आपकी कुंडली का 10वें भाव का स्वामी होगा, जैसे इंदिरा गांधी जी की कुंडली में आप देख रहे होंगे
पुष्कर नमांश के बृहस्पति और उनके जो कर्म के स्वामी हैं यानी 10वें घर के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। तो मंगल देव और गुरुदेव की जब गोचर में युति होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग जो है यहाँ पर बनकर आएगा। बृहस्पति और मंगल देव की युति कहाँ पे? गोचर में। तो ये इसका पहला नियम है। अगर कुंडली में ऐसा योग बनता है तो उस समय में जीवन में व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है या बहुत बड़ी प्रोफेशन को लेकर आपके जीवन में घटना घट सकती है, लेकिन ये युति आपको गोचर में ही देखनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो भी ग्रह आपके पुष्कर नमांश में है, अगर उसकी युति हो जाएगी आपके दशम भाव के स्वामी के साथ, तो उस समय में जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है या किसी ऊंची पोस्ट पे काम करने का मौका मिलता है। तो ये पहला नियम है। ये युति जो है आपको गोचर में देखनी है, कुंडली लगन कुंडली में नहीं। मैं दोबारा से इस विधि को आराम से बता रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। बहुत से फलित इससे निकल कर आएंगे। आपको अपनी कुंडली में देखना है कि कोई ग्रह पुष्कर नमांश में है। ये आपको जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा, वरना एक स्क्रीन पे आपने लिस्ट भी देखी होगी, तालिका भी देखी होगी, वहाँ से भी पता चल जाएगा। तो इंदिरा गांधी जी की कुंडली में बृहस्पति पुष्कर नमांश में है और उनके दशम भाव के जो स्वामी हैं, कर्म के जो स्वामी हैं, वो मंगल देव हैं। तो जब भी गोचर में बृहस्पति देव और मंगल देव की युति होगी, वो समय कैरियर में राइज का होता है या जीवन में व्यक्ति जो है बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाता है, क्योंकि पुष्कर नमांश का यहाँ पे इफेक्ट आता है। तो इसको युति भी कहा जाता है। बहुत से लोग सिर्फ युति पढ़ते हैं, लगन कुंडली में 2 ग्रह इकट्ठे हैं, 3 ग्रह इकट्ठे हैं, उसको युति मानते हैं, फलित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही रिसर्च का विषय है। इस पे आप और रिसर्च कर सकते हैं और कुंडलियों पे इसको लगा के देख सकते हैं। अब इसमें दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इसमें ये है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है, मान लीजिए इंदिरा गांधी जी की कुंडली ही लेते हैं, उनकी कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में है, तो मकर राशि के जो स्वामी बनेंगे वो बनेंगे शनि देव। यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा सा। और फिर से आपको अपने कर्म स्थान के स्वामी लेने हैं, यानी उस कुंडली के। तो उस कुंडली के जो कर्म स्थान के स्वामी हैं वो मंगल देव हैं। तो जब गोचर में शनि देव और मंगल देव की युति होगी, गोचर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वो समय भी कैरियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आने वाला है, उसका पहले से ही मैं उत्तर दे रहा हूँ। भाग्यवश कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका दशमेश ही पुष्कर नमांश में हो, तो वहाँ पे फिर ये रूल नहीं लगता है। वहाँ पे एक दूसरा रूल होता है, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। जो स्लो मूविंग ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनिदेव, राहु देव और केतु देव, ये धीरे धीरे गोचर करते हैं। बृहस्पति देव 1 साल लगाते हैं, शनिदेव 2.5 साल लगाते हैं, राहु देव भी लगभग 1.5 वर्ष लगा देते हैं, 18 महीने लगाते हैं। तो इनका जो ट्रांजिट होता है, इनका जो रिजल्ट होता है वो धीरे 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 आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो फास्ट मूविंग ग्रह होते हैं, जो एक ही महीने में गोचर बदल लेते हैं, एक ही महीने में राशि बदल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फलित में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि उस 1 महीने के अंदर जब उन 2 ग्रहों की युति होगी तो आपको कैरियर से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी उस समय मिल सकती है, या वो दिन आपके लिए कैरियर में अच्छा जा सकता है। तो इसको इस तरह से आपको फलित करना है। जब स्लो मूविंग प्लैनेट्स उसमें रोल प्ले करेंगे तो कैरियर में बहुत ज़्यादा राइस मिलता है, लेकिन जब फास्ट मूविंग प्लैनेट उसमें आ जाते हैं
तो वो दिन जो होता है आपके लिए कैरियर के लिए अच्छा होता है। तो इसको इस तरह से फलित करना है। तो 2 नियम मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब तीसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, रिसर्च का विषय है, इस पे आप और रिसर्च करिए। तीसरा नियम क्या है, मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आज बोर्ड पे कोई चार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। कर्क लगन की किसी की कुंडली है, तो कर्क लगन के लिए शुक्र देव जो हैं 11वें भाव के स्वामी हैं यानी लाभ, और चतुर्थेश हैं यानी चौथे घर के स्वामी हैं। पुष्कर नवांश में अगर हैं शुक्र देव, ये कंडीशन होती है यहाँ पे, तभी इस युति का बहुत ज़्यादा परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन अगर पुष्कर नवांश में नहीं भी होंगे तो भी 20 से 30% फल जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें क्या क्या जो फलित होगा, कैसे आपको देखना है, ये मैं आपको बताता हूँ। उसी कुंडली में उदाहरण के लिए मानते हैं कि शुक्र देव मेष राशि में हैं, यानी कर्क लगन की अगर कुंडली है और शुक्र देव 1 नंबर राशि में है, तो आपको क्या करना है, उसके स्वामी लिख लेने हैं। उसके स्वामी बनेंगे मंगल देव, ये आपको यहाँ नोट कर लेना है। और फिर शुक्र देव को देखना है नवांश में कहाँ पे हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं कि शुक्र देव नवांश में 9 नंबर राशि में है, तो नवांश के स्वामी कौन बनेंगे, बृहस्पति देव। यहाँ मैंने लिखा मंगल देव और यहाँ मैंने लिखा बृहस्पति देव। तो जब भी गोचर में या प्रोग्रेशन में, नाड़ी ज्योतिष में प्रोग्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जब भी गोचर में बृहस्पति देव और मंगल देव की युति हो जाएगी, वो समय में आपकी कुंडली में शुक्र देव एक्टिव हो जाएंगे, यानी शुक्र देव धन के कारक माने जाते हैं नाड़ी ज्योतिष में। तो उस समय में व्यक्ति के पास धन आ सकता है, पैसे को लेकर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हो सकती है, कोई वार्तालाप हो सकता है। पैसे की इन्वॉल्वमेंट उस समय में 100% होगी दोस्तों। तो ये युति का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको बताया है, 3 तरीके मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रिसर्च के विषय हैं। अलग अलग कुंडलियों पे आप इनको लगा के देखिए। अब चौथा रूल यहाँ पे क्या है, चौथा रूल ये होता है कि कोई भी कुंडली जब आप देखते हैं वहाँ पे लगन में एक राशि अवश्य होगी। तो उदाहरण लेते हैं, किसी की कुंडली में लगन में 10 नंबर है, उसी के अनुसार नवांश कुंडली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे आप वैदिक ज्योतिष करें, चाहे नाड़ी भी करें, नाड़ी में भी नवांश को कुछ % महत्वता दी जाती है। वो जब योग बनते हैं वहाँ पे नाड़ी में नवांश को महत्वता दी जाती है, वरना लगन कुंडली ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये दोनों जगह आप लगा सकते हैं। तो नवांश में लगन में जो राशि होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जब भी लगन में जो राशि लिखी है, उदाहरण यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए किसी की कुंडली में लगन 10 नंबर है, यानी लगन में जो राशि लिखी है वो 10 नंबर है, तो इसके स्वामी जो बनेंगे वो शनि देव बनेंगे। इसी तरह से नवांश में, अब नवांश में उसी जातक के मान लीजिए, यहाँ पे नहीं आएगा, नवांश में 12 नंबर राशि है, यानी नवांश कुंडली में 12 नंबर राशि है, तो आपको क्या करना है, शनिदेव प्लस बृहस्पति देव, क्योंकि देखिए लगन में 10 नंबर राशि है, इसके स्वामी शनिदेव। नवांश के लगन में 12 नंबर राशि है, इसके स्वामी बृहस्पति देव। तो इन दोनों की, बृहस्पति देव और शनि देव की जब युति होगी गोचर में, वो समय आपके लिए बहुत शुभ रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगन में जो राशि होती है ये भी बहुत शुभ मानी जाती है, और नवांश लगन में जो राशि होती है
ये भी बहुत शुभ मानी जाती है। तो जब इन दोनों की युति होती है उस समय में आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना अवश्य घटती है और वो घटना पॉजिटिव होती है। अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव हो जाएगा तो वो पॉजिटिविटी जो है ख़त्म हो सकती है, लेकिन अगर पाप प्रभाव नहीं होगा तो ये घटना पॉजिटिव होती है। अच्छा समाचार या अच्छी कोई न्यूज़ इस समय में आपको मिल सकती है। तो 4 नियम मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब एक और नियम इसी से मिलता जुलता वो आपको बताने जा रहा हूँ। वो है आपको अपनी कुंडली में देखना है चंद्रदेव किस राशि में है, और फिर नवमांश में देखना है चंद्रदेव किस राशि में है। तो उन दोनों के जो स्वामी होंगे, मान लीजिए एक उदाहरण कुंडली लेते हैं, किसी के लग्न कुंडली में चंद्रदेव 10 नंबर राशि में है तो यहाँ लिखेंगे शनिदेव, क्योंकि 10 नंबर राशि के स्वामी बन जाते हैं शनिदेव। उसी जातक की आपने नवमांश कुंडली देखी, नवमांश में चंद्रमा है 5 नंबर राशि में, तो 5 नंबर राशि के स्वामी होंगे सूर्यदेव। तो जब गोचर में इन 2 ग्रहों का मिलन होगा तब भी वो समय आपके लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब यहाँ पे सूर्य और शनिदेव जो है वो शत्रुता भी निभाते हैं, लेकिन एक चंद्रमा जिस राशि में है उसके स्वामी है और नवमांश में चंद्रमा जिस राशि में है उसके स्वामी है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट भी 100% यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे दोनों शत्रु हैं तो उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, थोड़ी सी उसमें नेगेटिविटी ज़रूर आ जाएगी, लेकिन वो पॉजिटिव इवेंट जो है वो मिलेगी ज़रूर। तो ये युति का जो प्रभाव होता है इस तरह से इसको देखा जाता है। इसमें आपको नवमांश भी देखना होता है और लग्न भी देखना होता है, दोनों चीज़ें इसमें एक साथ आपको देखनी होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 64वां नवमांश भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि और ज़्यादा अगर मैं बताऊँगा तो फिर कन्फ्यूज़न लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत से अभी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं। बहुत सिंपल ढंग से मैंने आपको ये बताया है कि युति सिर्फ लगन में 2 ग्रह बैठे हैं उससे नहीं देखी जाती है। युति गोचर में जब 2 ग्रहों की बनती है, लेकिन वो 2 ग्रह आपकी कुंडली के कौन से ग्रह हैं ये तय करता है कि जब वो योग गोचर में बनेगा तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा या खराब परिणाम मिलेगा। इसी तरह से आज मैंने सारी चीज़ें जो हैं आपको पॉजिटिव बताई हैं, लेकिन इसको आप रिवर्स उल्टे वे में भी ले सकते हैं। जो भी अष्टम भाव के आपके स्वामी रहते हैं लगन कुंडली में, और फिर नवमांश कुंडली में जो अष्टम भाव के स्वामी रहते हैं, उन दोनों की जब युति हो जाती है गोचर में तो किसी तरह का कष्ट हो सकता है। ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च का विषय है, इस पे आप रिसर्च करिए, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको बहुत इजी जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन जब तक आप इसको कुंडलियों पे लगा के नहीं देखेंगे तब तक इसकी जो इम्पोर्टेंस है आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बिल्कुल सबको क्लियर है जो मैंने अभी बताया है। अब मैं आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योग यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर ये योग किसी की भी कुंडली में बनता है तो इर्रेस्पेक्टिव उसकी कुंडली में किसी भी तरह की दशा क्यों नहीं चल रही हो, जैसा भी उसका टाइम पीरियड चल रहा हो, लेकिन उसको जीवन में राइज अवश्य मिलता है, तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है ये मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। आपको आपकी कुंडली में देखने हैं राहु देव कौन सी राशि में है और केतु देव कौन सी राशि में है। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, राहु देव 6 नंबर में है और केतु देव बिल्कुल उसके सामने होंगे, तो 6 नंबर जब लग्न रहता है तो केतु देव कहाँ होंगे, जल्दी से आप गिन सकते हैं
6 7 8 9 10 11 12, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो यानी 12 नंबर। अब इन दोनों के स्वामी कौन बनेंगे? राहु बुध की राशि में है तो बुध यहाँ पे आप लिख लीजिए, और केतु बृहस्पति की राशि में है तो बृहस्पति आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब किसी की भी कुंडली में, कोई भी कुंडली आप ले सकते हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। एंटी रामा राव जी की कुंडली है, उसमें भी इस तरह का योग है। ये दो ग्रहों की युति अगर आपकी लग्न कुंडली में हो रही है तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक राजयोग होता है। दोबारा से मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुंडली में देखना है राहु देव किस राशि में है, उसके स्वामी ले लेने हैं। केतु देव देखने हैं किस राशि में है, उसके स्वामी ले लेने हैं। और अगर उन दोनों ग्रहों की युति आपकी कुंडली में हो रही है, लगन कुंडली में, तो ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत राइज करते हैं, और जब गोचर में या प्रोग्रेशन में इन दो ग्रहों पर शुभ प्रभाव पड़ता है तो वो समय जीवन में राजयोग की तरह प्रभाव जो है वो देता है दोस्तों। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज यहाँ मैंने बता दिए हैं आपको, अलग अलग बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही सटीक कॉन्सेप्ट हैं। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने लगा के भी दिखा दिया है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट था उनके चंद्र राशि और उनके 10th लॉर्ड का भी कॉम्बिनेशन एक समय में गोचर में हुआ था। जब आप पूरी कुंडली स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी ये टेक्निक्स हैं, बहुत सटीक इससे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। अगली वीडियोस में और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करूँगा दोस्तों। जय शनिदेव।